नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। हेलो किसान, आप किसानों का अपना मनपसंद कार्यक्रम जिसमें हम कृषि संबंधी अलग अलग विषय, विभिन्न विषय आप किसानों के लिए लेकर आते हैं ताकि आप उनसे जुड़ी हुई जानकारियां हासिल कर सकें और अगर आपके भी कोई सवाल है, कोई समस्या है तो उसका भी समाधान हो सके, वो भी लाइव। और हमारे साथ स्टूडियो में अगले 1 घंटे तक 2 मेहमान भी रहेंगे, विषय विशेषज्ञ रहेंगे जो कि आपके सवालों के जवाब तो देंगे ही, साथ ही दोनों ही विषयों पर विस्तार से चर्चा भी करेंगे ताकि आप जागरूक हो सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हेलो किसान की। सबसे पहले नजर आज के इन दोनों विषयों पर। आज का हमारा पहला विषय है फसलों में संतुलित उर्वरक उपयोग का महत्व और दूसरा हमारा विषय है एकीकृत कृषि प्रणाली। तो बिल्कुल फसलों में संतुलित उर्वरकों का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। इससे ना सिर्फ आपकी फसलों पर बेहतर प्रभाव पड़ता है और इसके अलावा मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति है वो भी विपरीत तौर पर प्रभावित नहीं होती है। इसलिए संतुलित इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है और इसके अलावा हमारे किसानों की लागत भी घटती है। तो किस तरीके से उर्वरकों का इस्तेमाल करना चाहिए, कौन कौन सी फसलें हैं और किस किस तरह से हमारे किसान जान सकते हैं कि उनकी मिट्टी की दशा क्या है, कैसे उसे सुधारा जा सकता है, कौन से पोषक तत्व हैं जिनकी पूर्ति करने की जरूरत है और कौन से पोषक तत्व जो मात्रा होनी चाहिए उसमें है, ये सभी जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो इस पर आज हम बात करेंगे और साथ ही दूसरा हमारा विषय रहेगा एकीकृत कृषि प्रणाली, यानी किस तरीके से हमारे किसान एकीकृत कृषि प्रणाली का मॉडल अपना सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। तो आइए आपको 2 टोल फ्री नंबर बता देते हैं जिन पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। पहला नंबर है 1800-113060, दूसरा नंबर है 1800-113061 टोल फ्री, यानी इन पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। तो आपके सवालों का हमें इंतजार रहेगा। अगले 1 घंटे तक हम लाइव हैं आपके साथ, तो बिल्कुल टेलीविजन छोड़कर ना जाए और अपने सवाल हम तक पहुंचाए। 2 मेहमान हमारे साथ रहेंगे, आइए उनसे आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर US तेवतिया जी हैं जो कि मुख्य प्रबंधक है कृषि विज्ञान इंडियन पोटाश नई दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। आप फसलों में संतुलित उर्वरक उपयोग के महत्व के बारे में बताएंगे। और हमारे साथ वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर दूसरे मेहमान जुड़ रहे हैं, डॉक्टर समर सिंह है जो कि कुलपति हैं महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय करनाल से। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में और आपसे हम समझेंगे एकीकृत कृषि प्रणाली के बारे में, क्या इसका महत्व है, इसके मायने क्या है और कैसे हमारे किसान इसे आसानी से अपना सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। तो इन दोनों विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और जैसा कि पहला हमारा विषय है फसलों में संतुलित उर्वरकों का इस्तेमाल क्यों जरूरी है, इसका महत्व क्या है, आइए इसी पर बात कर लेते हैं। सर सबसे पहले डॉक्टर तेवतिया, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि जो हम उर्वरकों के संतुलित इस्तेमाल की बात कर रहे हैं, इससे हम किसानों को कैसे समझाएं, इसका क्या अर्थ बैठता है? देखिए अंजू जी, जब हम संतुलित उर्वरक उपयोग की बात करते हैं पोषक तत्वों की, तो पहले हमें ये समझना जरूरी है कि पोषक तत्व जो हमारी फसल को जरूरत होती है वो कौन कौन से हैं जी। तो ये जो है 17 पोषक तत्व होते हैं, जिनमें से जो पहले 3 पोषक तत्व होते हैं जिनको संरचनात्मक तत्व कहते हैं, वो होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और इनके द्वारा पौधे का लगभग 96% भाग बना होता है। और संतोष की बात यह है कि ये तीनों तत्व पौधे या फसल जो है वो अपने आप हवा से, पानी से या जमीन से अपने आप ले लेती है। अब जो हमें जरूरत पड़ती है पौधों को देने की, वो बाकी बचे आपके जो है 14 पोषक तत्व। तो 14 पोषक तत्व में जो सबसे ऊपर मुख्य पोषक तत्व होते हैं वो होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। जो गौण पोषक तत्व होते हैं जो इनसे कम मात्रा में जरूरत पड़ती है वो होते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। और जो इनके अलावा जो होते हैं उनको कहते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व। तो सूक्ष्म पोषक तत्व में हमारा जिंक है, कॉपर है, आयरन है, मैग्नीज है, मोलिब्डेनम है, क्लोराइड है और ये निकिल है। तो ये जो होते हैं ये हो गए सूक्ष्म पोषक तत्व। अब इनकी ये है आवश्यक पोषक तत्व। इन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें से अगर एक भी पोषक तत्व नहीं होगा तो जो पौधा है वो अपनी लाइफ साइकिल पूरी नहीं कर पाएगा, नंबर 1। नंबर 2, एक पोषक तत्व की अगर कमी होगी वो दूसरे पोषक तत्व ज्यादा डालकर पूरी नहीं की जा सकती। जी जी बिल्कुल। तीसरी बात यह है
कि जो ये पोषक तत्व होते हैं ये पौधे की मेटाबॉलिक क्रियाएं जो होती हैं, उपापचय क्रियाएं जो होती हैं, उनमें एक्टिवली भाग लेते हैं। और अगर एक पोषक तत्व नहीं है तो निश्चित रूप से वो अपने हिस्से की पैदावार को घटा देगा। बिल्कुल, तो ये तो मोटी मोटी बात है। बिल्कुल। तो अभी हमने सरसरी तरीके से जाना कि क्या इसका क्या फ़ायदा है, क्या इसके लाभ है, लेकिन अभी हम रिपोर्ट देखते हैं, इसमें और विस्तार से हम आपको बताएंगे और साथ ही रिपोर्ट के बाद हम इस पर चर्चा भी करेंगे और आपकी कॉल्स भी लेंगे। फसलों की अच्छी पैदावार के लिए संतुलित उर्वरकों का उपयोग बेहद जरूरी है। खेतों में संतुलित उर्वरकों के उपयोग का प्रभाव न सिर्फ उपज पर पड़ता है, बल्कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति और फसल की गुणवत्ता पर भी पड़ता है। उर्वरकों के संतुलित उपयोग का मतलब है कि फसल की जरूरत के हिसाब से जरूरी पोषक तत्वों को सही मात्रा व उचित अनुपात में देना। इसके लिए उर्वरक कब देना है, ये बात भी मायने रखती है। वैसे तो फसल के संपूर्ण विकास के लिए 18 पोषक तत्वों की जरूरत होती है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश का उपयोग अधिक मात्रा में और बाकी अन्य तत्वों का उपयोग कम मात्रा में किया जाता है। उर्वरकों के संतुलित उपयोग से फसल को तीनों पोषक तत्व सही अनुपात में मिल जाते हैं, जिससे किसान को फसल से अधिक उत्पादन मिलता है। हालांकि किसान को उर्वरकों का चुनाव फसल की किस्म, मिट्टी के गुण और उर्वरक में तत्व के मूल्य के आधार पर करना चाहिए। बोई जाने वाली फसल की किस्म के आधार पर उर्वरक का चयन करना लाभकारी रहता है। इसके लिए सबसे पहले मिट्टी का परीक्षण कराना चाहिए। इससे मिट्टी के पीएच मान का पता चलता है। साथ ही ये भी पता चलता है कि मिट्टी में किन किन तत्वों की कमी है, जिससे फसल को सही पोषण दिया जा सके। फास्फोरस और पोटाश की जरूरत पौधों को अपने शुरुआती समय में जड़ों की वृद्धि के लिए अधिक होती है। बिल्कुल, अभी आपने हमारा जो आज का पहला विषय है उस पर ये रिपोर्ट देखी। आगे हम आपके कॉल्स भी लेंगे, आपके सवाल भी अपने विशेषज्ञ के सामने रखेंगे। और ये बात करते हैं डॉक्टर समर से, जो कि हमारे साथ जुड़े हुए वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर। सर, एकीकृत कृषि प्रणाली की हम बात कर रहे हैं, हमारे किसान इसे किस तरीके से समझे, और कहा यह भी जा रहा है कि ये तो पहले हमारे यहाँ ऐसे ही हुआ करता था, अब इसको इस एक मॉडल को समझाने की ज़रूरत पड़ रही है। क्या है ये मॉडल, कैसे हमारे किसान इसे जाने? धन्यवाद जी। देखिए, भारत में, हमारे भारत में एक बड़ी समस्या है कि जो हमारी जोत है, कृषि भूमि है, वो घटती, और उस कारण हमारे 80% से ज़्यादा किसान सीमांत और छोटे किसान, तो उनकी आमदनी है अब थोड़ी सी जमीन में कैसे आमदनी बढ़, तो ये उस एकीकृत प्रणाली हम करते हैं, तो इस वहाँ पर उसकी आमदनी ज़्यादा मिलती है और वो टिकाऊ खेती जिसको हम कहते हैं। तो ये क्या है प्रणाली, और इसकी मैं दूर को बता दी कि फसल उत्पादन की जाती होगा और आय आमदनी का। अब इसका तात्पर्य क्या है कि इसको एकीकृत कृषि प्रणाली हम इसको कहते हैं। ये कृषि के जितने भी विभिन्न घटक हैं, जैसे कि फसल उत्पादन है, उसमें खाद्यान्न की है, उसमें सब्जियां हैं, बागवानी की, साथ में पशुपालन है, और दूसरे जितने भी घटक है जैसे पशु पालन है, मधुमक्खी पालन है, और आपका ये सूम है। तो इस तरह के जितने ये क्रियाएं हैं, अपने घटक हैं, ये सबको एक साथ और दो एक दूसरे के पूरक है, मतलब आपस में एक दूसरे में ज्यादा प्रतिस्पर्धा नहीं है, बल्कि एक का जो आउटपुट है दूसरे का इनपुट होता है। और इसमें क्या होता है कि जो भूमि उपजाऊ की शक्ति की बात जो थी वो बनी रहती है, पानी का जो स्तर है वो कम यूज होता है, जो पोषक तत्व है भूमि में जो अपने अवशेष हैं में उनको रखना होता है, तो उससे वो मिल जाता है। कुल मिला के अगर अलग अलग तरह के सारे घटक एक तरह करेंगे थोड़ी जमीन में आमदनी आती। बिल्कुल बिल्कुल, मकसद यही है कि किसानों की आमदनी बढ़े
और एकीकृत कृषि प्रणाली, जिसमें हम कह रहे हैं कि पारंपरिक तौर पर जो किसान कृषि क्रिया करते आ रहे हैं या फिर खेती कर रहे हैं, फसलें उगा रहे हैं, उसके साथ साथ वो पशुपालन भी कर सकते हैं। और एक अपने आप में पूरा ये इकोसिस्टम है जिसमें बिल्कुल, तो ये किस तरीके इसमें पर्यावरण भी बना रहता है। बिल्कुल। अच्छा, और जी चलिए इससे जुड़ी रिपोर्ट देख लेते हैं। एकीकृत कृषि प्रणाली एक समय में कई कार्यों पर आधारित है। इसमें किसान कृषि से जुड़े कई काम एक साथ कर मुनाफे को कई गुना कर सकते हैं। खेती किसानी की विभिन्न विद्याओं जैसे फसल उत्पादन, मवेशी पालन, फल सब्जी उत्पादन, मधुमक्खी पालन, मछली पालन, मुर्गी व बत्तख पालन, वानिकी, इन सबको इस प्रकार समेकित किया जाता है कि ये एक दूसरे के पूरक हों और साथ साथ वृद्धि करें। इससे संसाधनों की क्षमता, उत्पादकता और लाभ में इजाफा तो होता ही है, इसके अलावा इस व्यवस्था से पर्यावरण को सुरक्षित रखना भी आसान हो जाता है। इस सर्वलाभ व्यवस्था को एकीकृत कृषि प्रणाली कहते हैं। ये एक तरह से स्वसंपोषित प्रणाली है। इसमें अवशेषों के चक्रीय व जल और पोषक तत्वों का निरंतर प्रवाह और उपयोग होता रहता है, जिससे कृषि लागत में कमी आती है, जिससे किसानों की आमदनी में वृद्धि तो होती ही है, साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं। एकीकृत कृषि प्रणाली में एक उद्यम दूसरे उद्यम पर निर्भर होता है। अगर किसान बागवानी कर रहे हैं तो मधुमक्खी पालन सरलता से किया जा सकता है। इसी तरह मछली पालन के साथ साथ सिंघाड़े की खेती, बत्तख पालन, शूकर पालन और केले की खेती आसानी से की जा सकती है। इस कृषि प्रणाली में विभिन्न घटकों को एक निश्चित अनुपात में रखा जाता है, जिससे विभिन्न उद्यम आपस में परस्पर एक दूसरे की पूर्ति करते रहते हैं। आपने रिपोर्ट देखी जिसमें हमने आपको बताया कि फसलें उगाने के साथ साथ अन्य जो कृषि क्रियाएं हैं या फिर अन्य जो घटक हैं उनको साथ लेकर चलने को ही हम एकीकृत कृषि प्रणाली कह रहे हैं, जिसमें आप बागवानी भी शामिल कर सकते हैं, पशुपालन भी कर सकते हैं, मछली पालन भी कर सकते हैं, बतख पालन भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे विकल्प हैं और इन सबको एक ही जगह पर करें। और ख़ास बात ये भी है कि जैसे हमारे किसानों के पास भूमि घटती जा रही है, तो ऐसे में इन सभी संसाधनों को एक साथ जुटा करके वो अपने लाभ को भी बढ़ा सकते हैं। एक कॉलर है विपिन हमारे साथ, जिन्होंने सागर से कॉल किया है। विपिन जी स्वागत है आपका हेलो किसान में, बताइए सवाल क्या है। जी मैम नमस्ते। मेरे 2 सवाल थे मैम। जी बिल्कुल। पहला सवाल मैम ये था कि हमारी मिट्टी में पोषक तत्व और उर्वरक की कमी रहती है, तो जैसे कोई मिट्टी की जांच नहीं कराता है तो उनको कैसे पता चले कि जांच मतलब है इसमें इस तत्व की कमी है। और दूसरा ये था कि कहा जाता है कि किसी गांव में या किसी शहर में कि मिट्टी में मतलब उतनी जान नहीं है या फिर मिट्टी थोड़ी कमजोर है, तो उसमें कैसे उसको उर्वरकों के द्वारा मतलब अच्छा बनाया जा सकता है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छे सवाल है विपिन जी आपके। और मैं पूछती हूँ उससे पहले आपने ये सवाल पूछ लिए सर। पहला सवाल तो उनका यही कि हालांकि मैं ये कहूँगी कि अगर मिट्टी की जांच नहीं करवा रहे हैं तो ज़रूर कराएं, लेकिन आपका सवाल ये था कि अगर वो मिट्टी की जांच कोई नहीं करवाता तो उसे कैसे पता चले कि कौन से पोषक तत्वों की कमी है। तो सर पहले ही सवाल से शुरुआत करते हैं। जी किसान भाइयों, देखिए विपिन जी, अगर आप मिट्टी बिना टेस्ट करें जानना चाहते हैं कि मिट्टी में किस पोषक तत्व की कमी है, तो देखिए ये तो पता नहीं चल पाएगा कि किस पोषक तत्व की कमी है, लेकिन आपको ये पता चल जाएगा जब आपकी फसल कमजोर होगी कि मेरी जमीन में कुछ ना कुछ कमी है। बिल्कुल। अब देखिए जैसे शरीर में ब्लड में क्या कमी है आपको टेस्ट कराने पे ही पता चलेगा। दूसरी बात, आपको पानी धारण क्षमता उसकी कैसी है, ऑर्गेनिक मैटर उसमें कैसा है। अगर उसमें पानी धारण क्षमता नहीं है तो उसमें फिर ऑर्गेनिक मैटर की कमी है। ऑर्गेनिक मैटर का मतलब है कि उसमें जैविक खाद की कमी है। देखिए अगर आप जैविक खाद डालेंगे तो जैविक खाद में सारे ही तत्व होते हैं, तो होते कम मात्रा में लेकिन सारे होते हैं और उसका बड़ा अच्छा लाभ फसल को मिलता है। तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि सब जगह आजकल मृदा टेस्ट करने के लिए सुविधाएं हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट में प्रयोगशालाएं हैं, गवर्नमेंट की हैं, और उसके अलावा जो फर्टिलाइजर कंपनी है उनकी भी अपनी प्रयोगशालाएं हैं। तो आप अगर मृदा परीक्षण कराएंगे तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम आएगी। क्यों कम आएगी? क्योंकि आप उन्हीं तत्वों को डालेंगे जो कम होंगे।
बिना पता किए आप क्या है कि आप यूरिया ज्यादा डालेंगे, डीएपी ज्यादा डालेंगे, तो और आपके में अगर जिंक की, सल्फर की कमी है तो इनसे, यूरिया डीएपी से तो सल्फर और जिंक की कमी पूरी नहीं होगी, तो आपकी फसल को समुचित लाभ नहीं मिल पाएगा। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप मृदा परीक्षण कराएं, वहां पे कोई भी फर्टिलाइजर कंपनी से संपर्क करें जो भी आपके आसपास हो, जो एक कृषि वैज्ञानिक होते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र हर एक डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, वहां पे आप संपर्क करें। जो कृषि विभाग होता है उससे संपर्क करें, गन्ना विभाग होता है उससे संपर्क करें, बहुत सारे विभाग हैं। आपको कोई भी मिले तो आप मृदा परीक्षण कराइए, और मृदा परीक्षण की रिपोर्ट के साथ आपको सारी चीज उसमें लिखी होंगी। आप फसल कौन सी बो रहे हैं, उस फसल में आपकी मृदा को ध्यान में रखते हुए और फसल को न्यूट्रिएंट की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आपको वो सिफारिश करेंगे कि आप इतने इतने तत्वों को इतनी इतनी मात्रा में डालें। बिल्कुल। और देखिए, किसानों का अपना अनुभव भी होता है, उससे भी बहुत सारी चीजें वो जान लेते हैं, समझ लेते हैं। लेकिन जैसा कि आप कह रहे हैं कि सॉइल की टेस्टिंग नहीं कराएं तो कौन से पोषक तत्वों की कमी है ये जानना देखिए थोड़ा मुश्किल रहेगा। इसीलिए हमारे जो एक्सपर्ट है वो कह रहे हैं कि मिट्टी की जांच कराएं ताकि साफ साफ आपको पता चल जाए, और बार बार आपको ये ना करना पड़े कि शायद इस चीज की कमी है तो इसकी पूर्ति करते हैं, उससे और आपके संसाधन बर्बाद जाएंगे। और थोड़ा सा पता ऐसे चल सकता है कि जैसे अगर नाइट्रोजन की कमी है तो उसकी जो पुरानी पत्तियां हैं वो पीली हो जाती हैं। बिल्कुल, उनके लक्षणों से पहचान सकते हैं। बिल्कुल, ये तो किसान अगर सल्फर की कमी है तो आपकी जो ऊपर वाली पत्तियां हैं, जो नई पत्तियां हैं वो पीली हो जाती हैं। अगर आप फास्फोरस की कमी है तो आपको बैंगनी कलर के पत्ती पे कलर आ जाते हैं। तो ये जो कुछ इंडिकेटर्स होते हैं आप इनसे पहचान सकते हो कि हमारे जो फसल में किन तत्वों की कमी है। जी, लेकिन कितनी कमी है ये तो आपको सॉइल टेस्टिंग से ही पता चलेगा। आइए बात करते हैं, एक और कॉलर है नंद स्वरूप मिश्रा हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से कॉल किया है। जी जी जी, बताइए नंद स्वरूप जी। नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा बाराबंकी उत्तर। मैं जानना ये चाहता हूँ संतुलित तत्वों से पैदावार कैसे बढ़ाएं, डॉक्टर साहब हमको विस्तार में बताएं। मैं जानना ये चाहता हूँ ये जो हमारा मौसम परिवर्तन होता है, गर्मी में कहीं गर्मी या कम गर्मी होती है, जाड़े में ज्यादा जाड़ा, कहीं कम जाड़ा, या बरसात कम, या कहीं सूखा, या कहीं ज्यादा पानी भरना, ऐसी दशा में हमारी फसलों के ऊपर का बुरा असर पड़ता है। इसमें पोषक तत्व हम किस प्रकार से इसको सही सलामत डालें? देखियो किसान भाई, अंजू जी मैं कहूंगा पिछले वाले किसान का भी एक क्वेश्चन रह गया था। जी जी, हाँ, दूसरा सवाल रह गया। हाँ, दूसरा सवाल ये रह गया था उनका कि आजकल जमीनों की जो ताकत है वो घटती जा रही है, कम हो रही है। वो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट उनका जो प्रश्न था। मैं अभी आपका भी जवाब दूंगा, लेकिन मैं उससे शुरू करता हूँ क्योंकि आप कह रहे हैं ब्रेक भी लेना होगा मुझे भी। तो उसमें देखिए, जब से हरित क्रांति आई हमारे देश में तब से जो उच्च उत्पादकता देने वाली जो हमारी किस्में हैं उनके आने से हमारी उत्पादकता जो कभी 51-52 में केवल 50 मिलियन टन हुआ करती थी, आज वो 316 मिलियन टन पे पहुंच गई। और इस बार तो वैसे भी रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड है, और 6 गुना से भी ज्यादा बढ़ गई है। अगर हम आप ऑयल सीड की बात करें तो वो 12 गुना से ज्यादा बढ़ गई है। आप गन्ने की बात करें 6.5 गुना बढ़ गया है। वो सारी जो फसलें हैं वो बढ़ी है। अब देखिए, जब हमारी पैदावार बढ़ेगी तो ये स्वाभाविक है कि वो फसल हमारी जमीन से पोषक तत्वों का भी ज्यादा अवशोषण करेगी। तो जब अवशोषण करेगी तो हमारी जमीन में जितना हम उससे निकाल रहे हैं फसलों के द्वारा, उतना उसमें डालना भी जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, हम पिछले 50 सालों से जब से हरित क्रांति आई हम इसको लेते गए। पहले हम एक फसल लेते थे, एक खाली छोड़ते थे, तब उसमें न्यूट्रिएंट बने रहते थे। आज हम एक साल में 3 फसल भी ले रहे हैं। तो हमको देखिए, अब अकाउंट में से निकालते रहेंगे और उसमें जमा नहीं करेंगे, वो तो खाली होना ही है। अब देखिए, उसकी भी एक क्षमता है। जब तक मिट्टी की क्षमता अपनी हुई वो देती रही आपको, लेकिन क्या हुआ है अब इस बीच में कि जो सूक्ष्म पोषक तत्व थे, मेरी बात ध्यान से सुनना, जो सूक्ष्म पोषक तत्व थे उनको हल्के में लेते हैं किसान भाई, क्योंकि वो बहुत कम मात्रा में जरूरत होती है। लेकिन मैं आपको ये समझाना चाहूंगा कि जैसे मनुष्य में आयोडीन का महत्व है, आयोडीन बहुत कम मात्रा में जरूरत होती है। लेकिन देखिए, उसका महत्व बहुत होता है, और इसीलिए अब जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की आप बात कर रहे हैं उसका भी मिट्टी की सेहत पर बहुत जरूरी प्रभाव होता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। इसलिए ये महत्वपूर्ण है और जरूरी है कि हमारे किसान इस और भी ध्यान दें। लेकिन फिलहाल छोटा सा ब्रेक लेंगे और फिर इस पर और विस्तार से चर्चा करेंगे। अरे भाई,
सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से फसलों में उर्वरकों का उचित इस्तेमाल करें, संतुलित इस्तेमाल करें और इसके अलावा एकीकृत कृषि प्रणाली के बारे में भी हम आज आपको जानकारी दे रहे हैं। और सर, ब्रेक से पहले जैसे कि हमारे 2 दर्शक थे, एक जो दर्शक थे विपिन, जिनका ये कहना था कि मिट्टी की जो सेहत है वो बेहतर कैसे हो, और दूसरे जो हमारे बाराबंकी से दर्शक थे उनका कहना है कि जलवायु परिवर्तन इतनी तेज़ी से हो रहा है, कई बार पानी भर जाता है जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स बह जाते हैं। तो आपकी बात पूरी नहीं हो पाई थी। देखिए, मैं ये कह रहा था कि जितने हम फसल बो रहे हैं उससे हमारे तत्वों की कमी होती जा रही है, और मैं सूक्ष्म पोषक तत्वों के महत्व पे बात कर रहा था। तो देखिए, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि जो सूक्ष्म तत्व होते हैं उनकी कम मात्रा में जरूरत होती है, लेकिन इसका यह मतलब कदापि नहीं है कि उनको आप कम करके आंकें। देखिए, आयोडीन अगर मनुष्य के शरीर में कम है, बच्चे के शरीर में कम है, तो उसके दिमाग का विकास नहीं हो पाता, और दिमाग के बगैर तो आदमी बिल्कुल बेकार है। बिल्कुल सर। तो इसी तरह से जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं उनका अपना एक महत्व होता है, जो कि आप मृदा टेस्ट कराइए और उनको उसी तरीके से डालिए। बिल्कुल। तो अब देखिए, संतुलित उर्वरक उपयोग में एक जो कृषि वैज्ञानिक एक मोटी मोटी बात कहते हैं, थंब रूल जिसको कहते हैं, कि जो हमारा NPK का रेशियो है वो 4:2:1 होना चाहिए। लेकिन जो लेटेस्ट रिसर्च है, देखिए ये तो एक थंब नेशनल लेवल पे आप कह सकते हैं क्रॉपिंग पैटर्न के आधार पर, लेकिन ये फसल टू फसल यानी क्रॉप टू क्रॉप वेरी करता है। अब जैसे हम ये सीरियल्स के लिए कहा गया था कि सीरियल्स के लिए 4:2:1, लेकिन अगर इसे ऑयल सीड में कहें तो इसको जो 3:2:1 हो जाएगा। अगर पल्सिस में करें तो 1:2:2 हो जाएगा। फॉडर और फाइबर में करें इसको तो 2:1:4 हो जाएगा। अगर टी कॉफी में बात करें तो 1:1:1 हो जाएगा, क्योंकि हर एक क्रॉप की आवश्यकता अलग अलग है। तो उनको जितनी मात्रा में संतुलित उर्वरक उपयोग चाहिए, उन न्यूट्रिएंट की भी मात्रा अलग अलग है। बिल्कुल। आप डॉक्टर सवर जी के पास चलते हैं। सर, हम एकीकृत कृषि प्रणाली पर चर्चा कर रहे थे और कुछ बातें आपने बताई मोटे तौर पर कि कैसे फसलों के साथ साथ आप पशुपालन भी करें, जिसमें आप मुर्गी पालन कर सकते हैं, मधुमक्खी पालन कर सकते हैं, और भी कई विकल्प बताए। तो हमारे जो किसान, जो छोटे किसान हैं जिनके पास भूमि भी कम है, तो किस तरीके से ये पूरा मॉडल तैयार करें, जो हम इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, तो इसकी शुरुआत कहाँ से करें और किस तरीके से इसकी पूरी प्लानिंग की जाए? सर, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हम दोबारा से आपसे कनेक्ट करेंगे ताकि हम आपको सुन पाए। हेलो। जी हेलो। जी जी आ रही है? हाँ जी, अब आ रही है। मैडम, इससे पहले कि मैं आपका ये जवाब था, क्वेश्चन था, उसका जवाब मैं पहले वाले में थोड़ा सा एडिशन करना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब ने अच्छी तरह से बताया, किंतु मैं थोड़ा उसमें ऐड ये करना चाहता हूँ, अगर टेम्परेचर तो क्लाइमेट चेंज और टेम्परेचर ज़्यादा है तो किसानों को चाहिए कि जो भी अवशेष वो अपनी जमीन पर आते, वो काफ़ी हद पर टेम्परेचर कम, और दूसरा उसके पानी की भी बचत होगी और वीड्स भी कम आएंगे। एक तो ये है। दूसरा, उन्होंने किसान ने बताया था कि अगर भर जाता तो फिर भी कैसे,
तो उसके लिए मैडम ये जरूरी है किसान कि जो हम कहते हैं कि सब स्वेलर एक के लगातार फसल लेने से एक हार्ड पैंच बन जाती है और वो पानी को नीचे नहीं जाने, तो उसको तोड़ने के लिए अगर हम स्वेलर चला सके तो नीचे जमीन में पानी चला। अब बात आती है जो आपने बहुत किया कि एकीकृत जो कृषि प्रणाली है कैसे शुरुआत है ताकि किसान इसका फायदा। अब सबसे पहले तो ये डिपेंड करता है किसान के पास अपने स्रोत कितने हैं, उसके पास जमीन कितनी है, उसकी आर्थिक दशा क्या है, उसके पास पानी कितना है और उसके पास दूसरे साधन कितने, उसी हिसाब से उसके पास काम करने वाले तो उस हिसाब से, और दूसरा उसकी जमीन कैसी है। तो इन चीजों को ध्यान में रखकर वो अपना फसल का चुनाव करे। अगर उसके पास उसके फैमिली पर काम करने वाले हैं तो वो ज्यादातर सब्जियों की तरफ जाए, क्योंकि उसमें सारा दिन काम करना पड़ेगा, निराई का, तुराई का, माप का, किंतु उसको आमदनी भी उसकी ज्यादा मिलेगी। और अगर उसके पास पानी का कम है तो पानी के लिए ड्रिप इरिगेशन लगाए, और वो पानी कम देती हैं फसलें उसको उस बीच में लाए। जैसे अपनी दालों वाली फसलें है, चना है, दूसरी ये अपनी इस तरह की फसल लाए तो पानी कम ले। अब अगर जमीन उसकी बहुत ही बढ़िया उपजाऊ है तो कोई भी फसल ले सकते हैं, और साथ में अगर जमीन में कोई कमी है तो जैसे कि डॉक्टर साहब सारे उसकी टेस्ट करा के पहले जमीन के लिए वो साधन उपलब्ध कराए ताकि जो की फसल वो लेगा वो। इसके साथ किसान को ये चाहिए कि वो रोटेशन जरूर करे, और उसका एक हिस्सा जब मान ली 10 एकड़ के पास जमीन है तो उसमें कुछ में खाद्यान्न की फसल ले, उसमें उसका वेजिटेबल्स कुछ, और कुछ जैसे कि इसमें मैंने कहा था पशुपालन एक बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण घटक, क्योंकि पशुपालन के लिए जितना भी आपके फसल खाद्यान्न के बाद या दूसरे दाने लेने के बाद तो अवशेष रहते हैं सारे का काम। जी 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 सर, एक कॉलर है, उनका हम पहले सवाल ले लेते हैं। डॉक्टर समर हमारे साथ राम सोनी जी हैं जिन्होंने सागर से कॉल किया है। जी राम सोनी जी बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो जी नमस्कार, माफ कीजिएगा, राहुल सोनी जी हमारे साथ हैं। जी राहुल जी सवाल बताएं। हेलो हेलो जी राहुल जी सवाल बताइए। ये पूछ रहे थे किचन गार्डन के लिए कौन कौन से उर्वरक डाल सकते हैं। किचन गार्डन के लिए ठीक है सर, किचन गार्डन के बारे में जानना चाहते हैं। हाँ देखिए राहुल जी, फर्टिलाइजर जो डाला जाता है वो आप किचन में कौन सी फसल बो रहे हैं, कौन सी सब्जियां बो रहे हैं उनके हिसाब से डाला जाएगा। और जो संतुलित उर्वरक की बात हम जो और सारी फसलों के लिए कर रहे हैं वो किचन गार्डन वाली फसलों के लिए भी लागू होती है। आप अपने किचन गार्डन की मिट्टी टेस्ट कराइए और ये उनमें जिन जिन तत्वों की कमी है उनको डालिए। देखिए उर्वरक डालते समय मैं आपको 4 बातें बता रहा हूँ, 4 बातों का ध्यान रखना होता है। नंबर पहले आपको राइट सोर्स, जी 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 सर, सबसे पहले आपको राइट सोर्स यानी राइट फर्टिलाइजर का चुनाव करना है। उससे पहले उसके बाद में राइट मात्रा यानी डोज का निर्धारण करना है। तीसरी बात जो होती है उसकी विधि डालने की राइट होनी चाहिए, तरीका, और चौथी सही समय पर उसका उपयोग होना चाहिए। ये 4R हैं जो राइट से शुरू होती हैं और ये संतुलित उर्वरक उपयोग का आधार है। और देखिए एक चीज और मैं बताना चाहूंगा आपको, इसका महत्व की बात कर रहे हैं हम, संतुलित उर्वरक का क्या महत्व है। देखिए महत्व इतना है कि जब हम एक स्वस्थ भारत की बात करते हैं, स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत की बात करते हैं, तो एक कृषि वैज्ञानिक होने के नाते मैं इसमें यह जोड़ना चाहूंगा कि अगर स्वस्थ मृदा है तो स्वस्थ भारत है, बिना स्वस्थ मृदा के भारत स्वस्थ नहीं हो सकता। अब आप ये कहेंगे कि मिट्टी से स्वस्थ का क्या रिलेशन है, क्या लिंक है। देखिए
जो तत्व हमारे फसलों को जरूरत होते हैं, लगभग सारे मोस्टली वही तत्व मनुष्यों के शरीर को जरूरत होते हैं। जो जमीन में तत्व होंगे वही फसलों में आएंगे, वो फसलों में आएंगे तो वही फूड चेन में आएंगे, फूड में आएंगे, और वही मनुष्यों के शरीर में आएंगे। अगर हमारी मृदा में पोषक तत्वों की कमी है तो हमारे शरीर में भी तत्वों की कमी होगी, और वो दिखाई भी दे रही है। आप पहले के जमाने के और आज के जमाने के, आप फूड में जो कहते हैं कि जमीन में ताकत घट गई, फिर कहते हैं अनाज में ताकत घट गई, और फिर कहते हैं कि जो हमारे मनुष्यों की है वो जो है इनकी इम्यूनिटी जो है वो घट गई। तो वो सारा मृदा से शुरू होता है। एक तो तत्वों की कमी हो जाती है, नंबर 2 जब मृदा में हमारे पोषक तत्वों की कमी होगी, हमारी फसल कमजोर होगी। फसल कमजोर होगी, कीड़े और बीमारियों का अटैक ज्यादा होगा, जैसे कमजोर आदमी पर होता है ऐसे ही कमजोर फसल पर होगा। फिर किसान भाई हमारे उस पे पेस्टिसाइड का स्प्रे करेंगे। तो एक तो पोषक तत्वों की कमी आ रही है मनुष्यों के शरीर में, ऊपर से फिर जहरीले मॉलिक्यूल भी उसके साथ आएंगे जो कि उससे भी ज्यादा खतरनाक, वो भी फूड चेन का। तो देखिए ये स्वस्थ जो है जहरीली चीजें प्लस न्यूट्रिएंट की कमी जो शरीर में आ रही है मनुष्यों के, वो मृदा से ही रिलेशन है उनका। अगर हमारी मृदा स्वस्थ होगी तभी हमारा भारत स्वस्थ हो सकता है। तो ये महत्व है संतुलित उर्वरक उपयोग का। और देखिए ये महत्व इसलिए और बढ़ जाता है कि जब से हमारी हरित क्रांति आई है, हमारे इसमें नाइट्रोजन का 90% डेफिशिएंसी है, फास्फोरस की 80% है, 70% पोटास की है, जिंक की 41% है, जिंक की 36.5% है, सल्फर की 41% है, आयरन की जो है वो लगभग 13% है, कॉपर की और मैग्नीज की भी कमी हो गई है। सब चीजों की कमी हो गई है। इसलिए मृदा परीक्षण का बहुत महत्व है। मृदा परीक्षण करें, फसल के अनुसार फसल डालें, अपनी मृदा को स्वस्थ रखें और अपने परिवार को स्वस्थ रखें। जी बिल्कुल, देखिए बहुत गहरी बात की आपने कि जो हम पोषण सुरक्षा की बात करते हैं उसकी शुरुआत दरअसल मिट्टी के पोषक तत्वों से। अगर मिट्टी स्वस्थ है तो उसका प्रभाव हम अपने स्वास्थ्य पर भी देखेंगे। बहुत गहरी बात थी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण भी। इसी के साथ यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। आज हम बात करें फसलों में किस तरीके से उचित मात्रा में उर्वरकों का इस्तेमाल करें ताकि फसलों पर भी उसका सही प्रभाव हो और इसके साथ ही हमारे किसानों की आय में वृद्धि हो, लागत भी घटे। और इसके अलावा हम बात करें एकीकृत कृषि प्रणाली के बारे में और चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सर, जैसे कि आप ब्रेक से पहले बताए थे कि 4R यानी 4R जो है, जिसमें राइट फर्टिलाइज़र, राइट डोज और राइट इसके अलावा आपने बताया न्यूट्रिशन और राइट टाइम, तो ये किस तरीके से हमारे किसान समझे? देखिए, राइट सोर्स या राइट फर्टिलाइजर से मतलब ये है कि हमारी मृदा में जिस फर्टिलाइजर की कमी है हम उसको ध्यान में रखते हुए प्लस जो हमारी फसल की आवश्यकता उसमें उसको ध्यान में रखकर हम फर्टिलाइजर का चुनाव करें कि ये फर्टिलाइजर हमको डालना है। नंबर 2 होता है कि आप मात्रा उसमें कितनी डालें, ये होता है। तीसरा होता है कि मेथड, किस मेथड से अप्लाई करें, और चौथा होता है राइट टाइम। अब देखिए, मृदा परीक्षण करने के बाद में किसान ये चुनाव कर लेगा, उसमें रिकमेंडेशन होगी आप ये फर्टिलाइजर डालिए। मात्रा की भी निर्धारण सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट में आ जाती है। अब मैं बात शुरू करूंगा मेथड से। मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सही कार्य क्षमता या एफिशिएंसी जिसको कहते हैं वो फर्टिलाइजर से लेनी है तो। अच्छा सर, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। एक कॉलर है, पहले उनका सवाल भी लेते हैं साथ साथ में। हमारे साथ नईमुद्दीन जी, जिन्होंने झांसी से कॉल किया है। जी बताइए। नमस्कार साहब। जी जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरे निवेदन ये है मैम कि जैसे मेरे 1 हेक्टेयर की फसल में मूंग की दाल बोई हुई थी, तो उसमें अतिवर्षा के कारण मेरी ये फसल खराब हो गई, तो मैंने जुताई कर दी। तो इसमें मुझे कितने तत्व भूमि में धरती में प्राप्त हो जाएंगे और मुझे इसका लाभ रबी की फसल में कितना कितना मिल जाएगा तत्वों की, जैसे नाइट्रोजन है या फास्फोरस, मुझे कितनी आपूर्ति इसमें मिल जाएगी इसका लाभ नाइट्रोजन का या फास्फोरस का मूंग की फसल से जो मिट्टी में मिल जाएगा? देखिए, हम 4R के बारे में ही चर्चा कर रहे थे सर, तो इसी से जुड़ा सवाल भी। देखिए किसान भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं नईमुद्दीन जी। अब की बार जैसे ही फली बनी मूंग में और बारिश हो गई तो वो उसमें फंगस लग के वो खराब हो गई हैं और वो आपने उसकी जुताई कर दी होगी, वो एक हरी खाद के रूप में काम करेगी। उसमें ऑर्गेनिक मैटर भी मिलेगा, उसमें सारे तत्व होते हैं जो एक फसल को जरूरत होती है, क्योंकि फसल का पूरा फॉलिएज जो है वो आपने जमीन में मिला दिया है। उसमें कितनी मात्रा में मिला है वो उस पर डिपेंड करता है कि आपकी फसल कैसी थी। अगर बहुत अच्छी फसल थी तो ज्यादा न्यूट्रिएंट मिलेंगे, और अगर देखिए जुताई के बाद में और आपने वो खुला छोड़ दिया और सूख गया खेत, तो वो ऑर्गेनिक मैटर सूख जाता है, उससे कम मिलेंगे। अगर आपने पानी लगा के उसको गला सड़ा दिया हरे कोई, तो उससे भूमि में ज्यादा पोषक तत्व मिलेंगे। तो ये बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है कि उससे कितने पोषक तत्व मिलेंगे। तो अब जो हम बात कर रहे थे कि मैं मेथड की बात कर रहा था कि फर्टिलाइजर को डालें, तो देखिए किसान भाइयों, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास माइक्रोन्यूट्रिएंट, इनको हम लेते हैं। सबसे पहले हम नाइट्रोजन को लेते हैं, जिसको हमारे किसान भाई यूरिया से डालते हैं। देखिए, यूरिया की जो खपत है हमारे देश में, वो सारे अगर फर्टिलाइजर को जोड़ें तो उसकी आधी से भी ज्यादा मात्रा हमारी यूरिया की होती है। यूरिया का जो नाइट्रोजन है यूरिया में, वो एक मोबाइल न्यूट्रिएंट है। मोबाइल कैसे कि वो बहुत जल्दी इधर से उधर भागता है, तो उसको जो है हमारी फसल ले पाए उसके लिए हमें सही मेथड से उसका इस्तेमाल करना होता है। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, जो बेसल डोज है जो हम बुआई के समय करते हैं तो वो तो हमें डालनी है ही। उसके बाद में जो डालना है उसको हम एक तो थोड़ी मात्रा में डालें उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, थोड़ी मात्रा में कई बार में डालें। उससे क्या होगा कि जो आपकी हवा में लॉस हो जाते हैं और लीचिंग द्वारा लॉस होते हैं, नीचे भी पानी के साथ ये चला जाता है और हवा में नाइट्रोजन बन के उड़ जाता है, तो वो जो लॉस कम हो जाएंगे। नंबर 1 होता है डोज को कम करना, कई बार में देना। और दूसरी बात ये होती है कि देखिए, धूप में जो है आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि धूप में ये
नाइट्रोजन बन के उड़ जाता है। आपको शाम के समय में इसका इस्तेमाल करना जी चाहिए। बिल्कुल। तो देखिए सबसे ज्यादा तो यूरिया और क्या है नाइट्रोजन हमारे किसान इस्तेमाल करते हैं। हालांकि हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि निर्भरता धीरे धीरे किसान कम करे, और अब तो हम नैनो यूरिया की बात कर रहे हैं, लेकिन सही विधि क्या है ये भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है। आइए हम बात करते हैं डॉक्टर समर से, हमारे साथ लगातार बने हुए हैं वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर। डॉक्टर समर, जैसे कि हम एकीकृत कृषि प्रणाली के बारे में बात कर रहे थे, तो आपने बताया कि किस तरीके से ये पूरा मॉडल तैयार किया जा सकता है। अब हमारे बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनके पास बहुत भूमि नहीं है और बहुत संसाधन नहीं है, तो ये इस इकोसिस्टम में कैसे कि जैसे हमारे पशु हैं और हमारी फसलें हैं और हम साथ ही साथ में मान लीजिए मधुमक्खी पालन भी करते हैं, तो इन सब का आपस में किस तरीके से तालमेल में बैठता है? जी देखिए, इनका आपस में इतने पूरक हैं। जैसे कि मैंने कहा था, फसल के साथ साथ आप पशुपालन, जो फसल के अवशेष हैं खाद्यान्न वो पशु को खाने के लिए होंगे, और पशु का जो गौमूत्र है या जो ऊपर है जितना भी है, तो वो जमीन में डालिए, तो वहाँ पर जमीन के पोषक। दूसरा, जो भी आपके अवशेष है उनसे मशरूम के लिए कंपोस्ट बन सकता है। गेहूं के लिए, गेहूं का या सरसों का, वो मशरूम आपकी पुष्ट में ही आपको उसका जाएगा, वो वहाँ आप क्या। इसके साथ साथ आप एक छोटा सा तालाब करके उसमें अगर मछली पालन करेंगे तो उनका भी भोजन पशुओं से तो निकलता है, वो पर्याप्त उससे मछलियों को मिल जाए। जी अच्छा सर, जैसे कि हम साथ में अगर हम मधुमक्खी पालन करते हैं, मधुमक्खी पालन करते हैं, तो उससे तो बहुत ही ज्यादा फायदा, जिसकी आपकी बागवानी फल या वेजिटेबल की जो फूल वाली फसलें हैं उनकी प्रोडक्शन भी बढ़ती है, बहुत ज्यादा बढ़ती है। और फिर मधुमक्खी जो अपना काम करती है, शहद आती है, वो भी मिलता है। तो इस तरह से जो भी हम करेंगे, मुर्गी पालन है जैसे, तो मुर्गी पालन का कुछ वहाँ से फसल के जो भी अवशेष हैं या पशु से जो निकलता है, तो इस तरह से उनका भोजन मिलता है। और फिर कुल मिला के पोस्ट तैयार कर सकते हैं इनके एक्सक्रीट है, जो कि बहुत ही पोषक तत्व जिसमें पाए जाते हैं, और बाहर से खाद की भी ज़्यादा जरूरत है। और हम अगर इंटीग्रेटेड सिस्टम तो एकीकृत करेंगे, इसमें हमारे जो कुदरत के कीड़े हैं, कुदरत जो हमारे मित्र कीट है वो ज्यादा होंगे, और तो जो शत्रु कीट है वो खत्म कर देंगे। हमें ज्यादा उस पर दवाइयों की डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर हम एक ही फसल लेते हैं और लगातार वही लेते रहते हैं, तो उसमें बीमारियां भी ज्यादा आती हैं और उसमें कीड़े भी ज्यादा आते हैं, तो हमें दवाइयों ज्यादा करना। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, जैसे कि हमारे बहुत सारे दर्शक जो हैं कॉल कर रहे हैं, वो ज़्यादातर सवाल यही है कि मिट्टी को उपजाऊ कैसे बनाएं, कैसे उचित मात्रा में पोषक तत्वों का इस्तेमाल करें। तो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने में या फिर उसे और मजबूत करने में इस पूरे इकोसिस्टम का क्या लाभ है, ये ढांचा कैसे काम करता है? हाँ देखिए, ये ढांचा बहुत ही बढ़िया इसमें काम करता है, क्योंकि सबसे बड़ा फायदा इसको मिट्टी को ही होता है। इसमें जब आप कहते हैं अभी फसल बदली, एक फसल नहीं, जैसे दाल वाली फसलें करेंगे तो नाइट्रोजन फिक्स करेंगे, तो उसकी नाइट्रोजन की उसकी दाल। दूसरा, जब हम उसके अवशेष हैं जो खेत में मिलाने की बात करते हैं, तो उससे हमारा ऑर्गेनिक मैटर बढ़ता। आज के दिन सबसे बड़ी समस्या यही है कि ऑर्गेनिक मैटर हमारा बहुत ही कम, 3.4% है, तो वो ऑर्गेनिक मैटर बढ़ता। दूसरा, फिर उसके बाद जितने भी हमें पानी की बात है और दूसरी बात है, या हम वर्मी कंपोस्ट अगर हम करते हैं और हम केमिकल जो पेस्टिसाइड कम यूज करते हैं, तो उसमें हमारे जो ये जितने भी सूक्ष्म जीव जिसको हम कहते हैं वो ज़्यादा पैदा होंगे, और वो एक किस्म के जीवाणु जितने हैं वो एक मिट्टी के लिए बहुत ही ज़्यादा उसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज आती हैं, साथ में उसकी हो सकती है वो भी बढ़ाते हैं, जीवाणु भी इसे सिस्टम में बहुत बढ़ते हैं।
तो ये एक मिट्टी को तो करने का है ही है, साथ में इसमें अगर हम लगातार फसल बदली या दूसरे घटक करते हैं तो रोजगार की और परिवार की जो जरूरत है खाद्यान्न की, फल की, सब्जियों की, दूसरों की भी होती है। साथ में सारा साल आमदनी फार्मर को पैसे मिलते हैं, इसलिए इसके सिस्टम में बहुत ही ज्यादा है। सबसे बड़ी बात है कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हम कहते हैं कि कुछ हमारे वृक्ष भी होने चाहिए। बिल्कुल, तो वृक्ष भी होंगे तो सारे लकड़ी भी देंगे, पशुओं के लिए भोजन भी देंगे, साथ में ऑक्सीजन देंगे तो पर्यावरण। जी जी, तो जाहिर सी बात है जब इस तरह का पूरा आपका एकीकृत कृषि प्रणाली को आप अपनाएंगे तो अब जो मिट्टी है उस पर भी हम देखेंगे कि बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ेगी और जो एक पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी है, किसान प्रकृति के सबसे करीब रहता है तो वो अपने स्तर पर वो जिम्मेदारी को भी निभा पाएगा, जो कि आज के समय की सबसे बड़ी मांग है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लोग किसान। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आइए सबसे पहले उनका कॉल ले लेते हैं। महाराष्ट्र से हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। हेलो 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 जी नमस्कार। हाँ नमस्कार जी सर, बताएं क्या सवाल है आपका? मेरा ये सवाल है कि जो बत्तख पालन के लिए कुछ ट्रेनिंग दिया जाता है। बत्तख पालन आप करना चाहते हैं? जो बत्तख के बच्चे वो कहाँ पर मिलेंगे? ठीक है, बिल्कुल ये हमारा जो आज का दूसरा विषय उससे जुड़ा हुआ प्रश्न है आपका। डॉक्टर समर, ये बत्तख पालन करना चाह रहे हैं और हम जानते हैं कि बत्तख पालन को लेकर भी काफ़ी क्रेज बढ़ रहा है, उसके अंडे और मांस की भी मांग बाजार में लगातार बढ़ रही है। तो हमारे ये दर्शक बत्तख पालन करना चाहते हैं, इसके लिए कहाँ से लाएं, बच्चे कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं और किस तरीके से आगे बढ़े? हाँ, इसमें हर सारे कंट्री में हर डिस्ट्रिक्ट में कृषि विज्ञान केंद्र हैं और वो कृषि विज्ञान के अंदर हर तरह की ट्रेनिंग, वहाँ पर बत्तख की पालने की भी ट्रेनिंग है और दूसरे जितनी भी विषय हैं उन पर हर केवीके में ये काम है कि बत्तख पालने की जो भी ट्रेनिंग दी जाती है। और वहीं पर आपको नजदीक में कहाँ से बत्तख के बच्चे बेचते हैं या कहीं आप कोई इंस्टीट्यूट है वहाँ से वो जानकारी आप मिल जाएगी, क्योंकि जितने भी इंस्टीट्यूट
उनका सबसे पहला काम यही है कि जो भी वो रिसर्च करते हैं तो वो ट्रेनिंग के माध्यम से किसानों को बताते हैं कि आप इस तरह से काम करके ताकि आपकी ज्यादा। बिल्कुल, तो आपके क्षेत्र में, आपके जिले में जो भी कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ का रुख करें, जिसके बारे में अक्सर अपने अलग अलग कार्यक्रमों से बताते रहते हैं कि कृषि विज्ञान केंद्र सबसे नज़दीक इकाई है आपके पास, जहाँ से आप तमाम जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं और कैसे इसकी ट्रेनिंग, ये सभी बातें वहाँ से आप जान सकते हैं। अब सर, जैसे कि ब्रेक से पहले आपने नाइट्रोजन के बारे में बताया और जो अन्य हमारे पोषक तत्व हैं उनका किस तरीके से यूटिलाइजेशन किया जाए, ये बताने वाले थे। जी देखिए, नाइट्रोजन के बारे में मैं बता रहा था कि नाइट्रोजन जहाँ जहाँ पानी होगा, जहाँ जहाँ नमी होगी वहाँ जा सकता है, तो वो नमी के साथ चलता है। लेकिन देखिए, फास्फोरस के केस में ये उल्टा है। फास्फोरस जहाँ पड़ा है वहीं पड़ा रहेगा, वो नमी के साथ एक स्थान से दूसरी स्थान पर घुलनशील नहीं है। वो घुलनशील तो है, लेकिन घुल कर वो वहीं रहता है जहां पर है। ठीक है सर। वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं जाता, तो इसलिए इसको हमेशा वहां डालना चाहिए जहां पे फसल की रूट होती है, जहां पे जड़ें होती हैं। जो राइजोस्फीयर होता है, जो उसका जड़ों का, वहां डालना चाहिए। इसलिए इसको कहते हैं कि जहां पे बीज डाले, बीज के नीचे आप जो है इसको, फास्फोरस को और पोटास को भी वहीं पर डालिए, और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है उनको भी आप बेसल में जड़ों के नीचे डालिए। पोटास का ये रिकमेंड किया जाता है कि भी आधी डोज तो आप उधर डाल दीजिए नीचे बेसल में, और आधी बाद में भी डाल सकते हैं, और मिट्टी से कवर करना जरूरी होता है, जैसे गन्ना और आलू वगैरह में। तो ये जो है बहुत जरूरी है। और देखिए, मृदा में आप जैविक खाद की मात्रा, ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा बनाए रखें। जो हम मिट्टी को एक जीवित बॉडी मानते हैं कि भाई ये जीवित है। जीवित हम क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें जीवित माइक्रो और सूक्ष्म जो ऑर्गेनिज्म है वो रहते हैं, उसमें केंचुए रहते हैं, उसमें बैक्टीरिया रहते हैं, उसमें फंगस रहते हैं, जो कि हमारे फसलों को लाभ प्रदान करते हैं, उनसे लाभ होता है। वो बहुत सारे तत्व हैं, उनको घुलनशील अवस्था में बदलते रहते हैं। वो एरेशन करते हैं, जैसे केंचुआ एक जगह से दूसरी जगह, उसमें पोषक तत्वों को अवेलेबल कराते हैं। तो इनको, मिट्टी को स्वस्थ रखने के लिए आप उसमें समय समय पर जैविक खाद जरूर डालते रहिए। जैविक खाद का बहुत फायदा होता है, क्योंकि जो ये केमिकल फर्टिलाइजर हैं इनको भी वो अपने अंदर बाइंड करके फसल को देता रहता है, लंबे समय तक देता रहता है। पानी के धारण करने की भी क्षमता उससे बढ़ जाती है, फसल सूखा नहीं मानेगी जल्दी से, और ये पानी को सोखता है जो ऑर्गेनिक मैन्योर है, और लंबे समय तक उसकी मिट्टी की जो शक्ति है, उर्वर क्षमता है, वो बनी रहती है। जी बिल्कुल। तो देखिए, जैसे कि हमने पोषक तत्वों की बात की, यहाँ पर डॉक्टर समर भी लगातार बता रहे हैं कि जो जीवांश है उनका महत्व बहुत ज़्यादा होता है मिट्टी में, और जब आप इस तरह की एकीकृत कृषि प्रणाली को अपनाते हैं तो इससे धीरे धीरे आपकी मिट्टी भी रिचार्ज होती है। डॉक्टर समर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और हमारे जो दर्शक हैं, किसान हैं, उनके सवालों के जवाब देने के लिए समय आपने निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जी, हमारे साथ डॉक्टर देवतिया जी लगातार हैं। सर, अब क्योंकि अब कार्यक्रम को समाप्त करने का समय है, तो अंत में कुछ हमारे दर्शकों को और जानकारी देना चाहते हो? देखिए, मैं किसान भाइयों को यही कहना चाहता हूं कि जिस तरह से मनुष्य को अपने शरीर का ध्यान रखना होता है, इसी तरह से मिट्टी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, क्योंकि इतनी फसल जब हम ले रहे हैं, हमारी जीविका का साधन है ये मिट्टी, तो मिट्टी को स्वस्थ रखना हमारा कर्तव्य बन जाता है। हम ऐसा ना छोड़ें मृदा को कि आगे आने वाली पीढ़ी ये कहे कि इसमें तो बिल्कुल जान नहीं रही, हमारे जो पहली वाली पीढ़ी थी उसी ने इसको पूरा एग्जॉस्ट कर लिया। तो जितना हम उससे ले रहे हैं, कम से कम उतना उसको देते रहें, जिससे कि जो हमारा फसल का उत्पादन है वो टिकाऊ बना रहे, यानी हर साल हमको मिलता रहे। और इससे बड़ी बात जो मैंने आपको बताई थी कि मानव जाति के हित के लिए जो फूड चेन में न्यूट्रिएंट की पूर्ति करने के लिए, और उसमें हमें
पेस्टिसाइड ना डालना पड़े, क्योंकि अगर संतुलित उर्वरक उपयोग करेंगे पौधा स्वस्थ होगा, उस पर बीमारी कीटों का जो आक्रमण नहीं होगा, तो वो स्वस्थ बनेगा, तो हमारी मानव जाति भी स्वस्थ बनेगी। और देखिए सीधे तौर पर जैसा कि आपने बताया कि हमारा पोषण कैसे होगा, अगर हमारी मिट्टी जो है उसमें पोषक तत्व भरपूर रहेंगे तभी, और अगर मिट्टी उपजाऊ नहीं रहेगी तो हमारी जो खाद्य सुरक्षा है उस पर भी खतरा होगा, पोषण सुरक्षा जो है उस पर भी खतरा होगा। इसीलिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी स्टूडियो में आए और दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी आपने। और चलिए बताते हैं आपको कि कल का हमारा विषय क्या है हेलो किसान में। कल का हमारा विषय मादा पशु में कृत्रिम गर्भाधान एवं सावधानियां और पशुओं में लंपी स्किन बीमारी की रोकथाम। जी हाँ, लंपी स्किन बीमारी जो है इसके बारे में हम बात करेंगे बहुत विस्तार से, क्योंकि आज के समय में बहुत बड़ी समस्या है कि हमारे पशुपालकों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो ज़रूर अपने सवालों के साथ कल आप इसी समय तैयार रहें। और अगर आपके कोई सवाल है आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें, hellokisan2015@gmail.com। और सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अलग अलग प्लेटफॉर्म पर हेलो किसान मौजूद है। फेसबुक पर जाए हेलो किसान DD लाइव है हमारा ID। वहीं अगर आप इंस्टा पर है तो hello.kisan हमारा ID है। और ट्विटर पर भी आप हमारे कार्यक्रम को फॉलो कर सकते हैं हेलो किसान DD। तो तमाम प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या फिर ट्विटर, सब जगह आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा कॉल सेंटर नंबर नोट कर लें 1800113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के दरमियान आप कॉल करें और अपने सवाल रिकॉर्ड करवाएं। अंत में आपको जाते जाते बता दें कि आप हमारा ये कार्यक्रम अगर आप किसी तरीके से शुरुआत से नहीं देख पाए हैं, फिर से देखना चाहते हैं, तो आप हमारे YouTube चैनल पर भी जा सकते हैं। इस QR कोड को स्कैन करें @DD किसान चैनल, ये हमारा YouTube ID है, जहां पर आप हेलो किसान के पुराने एपिसोड, आज के एपिसोड को दोबारा भी देख सकते हैं। और इसके अलावा DD किसान पर प्रसारित होने वाले सभी कार्यक्रम आप हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। तो ज़रूर जुड़े हमारे तमाम सोशल मीडिया से जुड़े हुए इन प्लेटफॉर्म से। फिलहाल दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा।